कि जैसे जब गर्म ठंडा लगना हो या कभी कभी मीठा चीज़ें खाते हैं वो लगता है, उसके बाद अगर पानी पी लिया क्योंकि उससे ठंड होता है, और ब्रश के बाद ब्लड आना, लोग उसको बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है? अगर डॉक्टर को अवॉइड कर रहे हैं तो बाद में जब आते हैं वो, चाहे वो 2-4 साल बाद आए, चाहे 2-4 महीने बाद आए, चाहे जब आए, तो उसके पहले उनका क्या नुकसान होता है, उसके क्या साइड इफेक्ट है? ब्लीडिंग अगर हो रही है किसी को गम से, तो वो पायरिया की दिक्कत फिर शुरू हो जाती है। दांत ढीले हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, और दांत का जो अलाइनमेंट होता है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। दांत टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारा मसूड़ा जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका रहता है। ओके। और अगर दांत में ठंडा पानी गर्म लग रहा है तो इसका यही संकेत होता है कि दांत में सड़न है। अगर पेशेंट तब पर भी अगर नहीं आता है, अगर दांत में ठंडा गर्म लग रहा है, अगर उसको भी इग्नोर करते हैं तो वो एक बड़ी कैविटी में डेवलप कर जाती है। तब आता है पेशेंट तो हम एक्सरे लेके देखते हैं कि वो जो कैविटी है वो बहुत डीप चली जाती है। फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट या एक्सट्रैक्शन प्लान करना पड़ता है। दूसरा, गर्मियों का समय है और टैनिंग क्योंकि बनारस में है, यहाँ पे धूप बढ़ चढ़ के होती है। सनस्क्रीन का लोग, अभी बच्चे भी बात करते हैं, नहीं सनस्क्रीन लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है। इफेक्टिव है, नहीं है, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। और एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि सनस्क्रीन हमें तभी लगाना चाहिए जब हम सन के एक्सपोजर में जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि हम अपने आप को खुद, अपने जो डेंटल हेल्थ हो या ओरल हेल्थ हो, उसको ख़राब कर लेते हैं। उसमें गुटखा और पान मसाला सबसे बड़ा केस है। तो ये कितना हानिकारक है लोगों के दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, अगर उसके बारे में बताएं। और अगर जो खा रहा है, नहीं छोड़ रहा है, उसके भी फायदे की बात करेंगे कि वो कैसे एटलीस्ट थोड़ा बहुत सावधानी बरत के बचा सकता है अपने दांतों और मसूड़ों। दुनिया भर के क्रीम्स के एड्स आते हैं, लगाओ गोरे हो जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सारी चीज़ें हैं। कितना इफेक्टिव होता है आपको, मतलब अगर आप डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से फेयरनेस क्रीम कितना इफेक्टिव है किसी के लाइफस्टाइल में? पहली बात तो मैं ये फेयरनेस क्रीम पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। डेली हेयर ऑयल लगाने से, खासतौर से मेल के लिए, फीमेल तो डेली लगाते ही नहीं है, बट मेल अगर डेली हेयर ऑयल लगा रहा है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट है, बेनिफिट्स है, क्या है? साइड इफेक्ट्स ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट डेली हेयर ऑयल किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक मोर देन इनफ होता है, बट डेली नहीं। क्योंकि हेयर ऑयल से कभी कभी डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, आपके फोरहेड पे एक्ने, क्योंकि फीमेल्स हमारे यहाँ आती हैं, मेल्स भी आते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है फोरहेड पे। उसका रीज़न ये होता है कि वो ऑल टाइम ऑयल लगा के, और गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर नहाने वाले साबुन से ही बाल धुल रहे हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट है, मैं वो भी जानना। तो बहुत ही साइड इफेक्ट्स हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक बेहद ही खास एपिसोड। खास इसके लिए है क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोफेशंस कवर कर लिए हैं। एक प्रोफेशन जो बहुत ही मेरे दिल के करीब था वो ये था कि हम डॉक्टर्स को लाएं और लोगों के बारे में, लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि डॉक्टर्स के छोटे छोटे इनपुट हमारे आम जीवन में बहुत सारे अच्छे बदलाव ला सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे पॉडकास्ट पे हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर दीक्षा सिंह, जो कि डेंटल और स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, 7 साल का अनुभव है। तो आज हम उनसे बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों पे, खास तौर से डेंटल और स्किन केयर के बारे में। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर दीक्षा सिंह से। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो डॉक्टर दीक्षा, आप ये बताइए कि आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना? सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना भी है तो एक स्पेशल जो डिपार्टमेंट चुना, तो इसके पीछे क्या कोई स्टोरी है, कोई मोटिवेशन है, क्या है? नहीं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है इसके पीछे। हालांकि मेरे पिताजी जो हैं वो डॉक्टर हैं। अच्छा। तो मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट डेंटिस्ट्री चूज़ करना एक लक बोल सकते हैं, ऐसा मेरा कोई चॉइस नहीं था। बट डेंटिस्ट्री मैंने चूज़ किया है बाय लक, जो कि मैं अभी बहुत एंजॉय कर रही हूँ उस चीज़ को। जो आपने बोला कि नहीं आपके पिताजी डॉक्टर हैं, तो वहां से वो इंस्पिरेशन है कि नहीं आपको डॉक्टर बनना हाँ जी, है। वहाँ से। तो क्या वो कन्वर्सेशन सुन करके या पिताजी ने कभी ऐसा हिंट दिया हो बातों बातों में कि नहीं मैं हूं तो मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने फोर्स किया है, बट कहीं भी हम जाते थे तो डॉक्टर साहब की बेटी है, डॉक्टर साहब की बेटी है, तो उनकी वजह से लोग हमें जानते थे। तो मेरा था कि मतलब शायद ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है जिसकी वजह से लोग जानते हैं, तो इसीलिए मेरा डॉक्टर बनने का सपना बचपन से ही था। सपना होना और सपने को साकार करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हर सफलता के पीछे संघर्ष जरूर होता है। तो आपके कुछ ऐसे संघर्ष जिनको आप बताना चाहेंगे?
बाय लक मैंने इस चीज़ के लिए कभी कोई संघर्ष ऐसा किया नहीं है। मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर ली। बाय लक मैंने जो अपनी प्रैक्टिस की वो भी शुरुआती दौर में ही बहुत अच्छी जगह से मैंने की, जिसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। ऐसा कोई मेरा बहुत अच्छा स्ट्रगल ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैंने कोई स्ट्रगल किया है। मोटिवेशनल स्टोरी निकल के नहीं आएगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, अभी मैं ऐसा कुछ मेरा ऐसा बटर जैसा चला है बिल्कुल। नहीं, अच्छी बात है। अब आते हैं आपके प्रोफेशन की तरफ। भारत में डेंटल हाइजीन मतलब अगर देखा जाए, और खास तौर से क्योंकि हम पूर्वांचल में बैठे हैं, बनारस में बैठे हैं, तो लेकर के उतना सीरियसनेस नहीं रहता है। तो एक ओवरऑल पहले तो आप डेंटल हाइजीन के बारे में लोगों को बताएं, होता क्या है, और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। डेंटल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, वो है 2 बार ब्रश करना, जो कि हमारे स्पेशली हमारे यूपी साइड में ये 2 बार ब्रश करना भी लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। बट हाँ, ये भी है कि 2 बार ब्रश करना और दांतों की समस्याओं को इग्नोर करना भी कोई हल नहीं है इस चीज़ का। अगर हमें दांतों में कोई भी दिक्कत आती है, दांत या मसूड़े में, अगर हम तुरंत फ़ौरन अगर अपने डॉक्टर के पास जाएं तो हम आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर ये देखा जाए कि जो आपने बोला कि नहीं 2 बार ब्रश करना, हमें बचपन से सिखाया गया, वो कल्चर ही वैसा है कि सुबह उठना है और सुबह में ब्रश करना है, वो नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। लेकिन शाम वाला नहीं, ऐसा कुछ सेटअप है। तो कैसे आदत में कैसे लाए, क्योंकि करना बहुत बड़ा काम नहीं है, 5 मिनट 7 मिनट खर्च करना होता है, बट वो आदत में लाने के लिए क्या आपका कोई एक डॉक्टर सजेशन, डॉक्टर टिप जो लोग यूज कर सकते हैं? आदत में लाने के लिए वो आदत बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके लिए रिमाइंडर सेट किया जाए। जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं, हमें खाना खाने के बाद, रात में सोने के पहले, हाँ, इसको ऐसा भी नहीं करना है कि इमीडिएटली हमने खाना खाया और तुरंत ब्रश कर लिया। एटलीस्ट हाफ एन आवर बाद या बिफोर बेड हमें ब्रश करके जाना चाहिए। इसको आदत में लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई सजेशन या कोई ऐसा रिमाइंडर सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरा जो है कि जहां तक मैं जानता हूं, या मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, कि डेंटल केयर में हम तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जबकि हमें लग जाता है कि नहीं, अब दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अदरवाइज तो बगल वाले से कुछ नुस्खे पूछ लिए या तो एक दवा ले लिया मेडिकल से और ठीक हो गया, और फिर हम 1 महीने 2 महीने के लिए शांत हो जाते हैं। फिर जब वो बढ़ता है फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर किसी भी को भी अगर दर्द शुरू हो रहा है तभी वो डॉक्टर के पास जाता है, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। बट दर्द शुरू होने के पहले दांत खुद को बहुत पेशेंट को बताता है, एक इंसान को बताता है कि अब मैं ख़राब हो रहा हूँ। अगर पेशेंट बहुत पहले ही अगर चला जाए डॉक्टर के पास तो सिर्फ क्लीनिंग से दांत सही हो सकता है। अगर वहाँ भी इग्नोरेंस कर दिया, कुछ इधर उधर की चीज़ें कर ली, तो अगर फिर भी अगर जाए, अगर थोड़ा सा ख़राब हो तो हम उसको फिलिंग से सेव कर सकते हैं। बट पेशेंट हमारे पास तब आता है जब प्रॉपर स्वेलिंग हो गई होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुँह नहीं खुल रहा होता है, तो हमारे पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, दाँत निकालना। तो हमें पता कैसे चले, क्योंकि हमारे लिए तो प्रॉब्लम बस यही है कि हमें दर्द हो रहा है। मैं एज अ पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द खत्म हो जाना मेरे लिए इलाज हो गया। लेकिन आपने बोला कि प्रॉब्लम उसके पीछे और भी बड़ी भी है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका है, कुछ हिंट्स हैं जो कि मिलता है हमें, हम जो कि अगर उसको पहचान ले फिर डॉक्टर के पास जल्दी आ सके? जी, अगर आपके दांत मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, ब्रश करने के दौरान अगर मसूड़ों से खून आ रहा है, या आपको ठंडा गर्म खाने पीने पे अगर आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हमें इस दांत में ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, तब, या आप अपने दांतों को देखते हैं कि कोई ब्लैक या ब्राउन स्पॉट है, अगर उसी समय हम कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो हमारी समस्या कम से कम ट्रीटमेंट में उसका सॉल्व हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ वही है कि आपके लिए लगेगा कि जैसे जब गर्म ठंडा लगना हो, या कभी कभी मीठा चीज़ें खाते हैं वो लगता है, उसके बाद अगर पानी पी लिया क्योंकि उससे ठंड होता है, और ब्रश के बाद ब्लड आना, लोग उसको बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है? अगर डॉक्टर को अवॉइड कर रहे हैं तो बाद में जब आते हैं वो, चाहे वो 2-4 साल बाद आए, चाहे 2-4 महीने बाद आए, चाहे जब आए, तो उसके पहले उनका क्या नुकसान होता है, उसके क्या साइड इफेक्ट है? ब्लीडिंग अगर हो रही है किसी को गम से, तो वो पायरिया की दिक्कत फिर शुरू हो जाती है, दांत ढीले हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, और दांत का जो अलाइनमेंट होता है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, दांत टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मसूड़ा जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका रहता है। ओके। और अगर दांत में ठंडा पानी गर्म लग रहा है तो इसका यही संकेत होता है कि दांत में सड़न है। अगर पेशेंट तब पर भी अगर नहीं आता है, अगर दांत में ठंडा गर्म लग रहा है, अगर उसको भी इग्नोर करते हैं तो वो एक बड़ी कैविटी में डेवलप कर जाती है,
तब आता है पेशेंट, तो हम एक्सरे लेके देखते हैं कि वो जो कैविटी है वो बहुत डीप चली जाती है, फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट या एक्सट्रैक्शन प्लान करना पड़ता है। तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है, आरसीटी बोलते हैं लोग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, एक जो मैं मतलब आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि क्या है ये, अगर इसको आप ब्रेक करें, समझाए, क्योंकि लोग उससे डरते भी हैं कि यार जाएंगे पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, और इसके लिए भी हो सकता है कि लोग डॉक्टर के पास आने का डिले करते हैं कि ठीक है वो पेन किलर खाते रहेंगे जब तक कि दांत एकदम से ही खराब ना हो जाए, और वो आरसीटी से पता चला कि अब एक्सट्रैक्शन का फेज आ गया है। आरसीटी का लोगों का जो है एक अपना सोच कि ये बहुत दर्द देने वाला ट्रीटमेंट है, उसका रीज़न भी ये है क्योंकि उनके दादा नाना नानी दादी जो पहले ट्रीटमेंट करवाए होते हैं पहले के टाइम पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी चीज़ें एडवांस नहीं थी, इतनी मशीन्स एडवांस नहीं थी, तो वो उन लोगों ने वो दर्द झेला हुआ है ड्यूरिंग आरसीटी। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, रूट कैनाल का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर किसी को दांत में कीड़ा लगा हुआ है, वो दांत में कीड़ा जो लगा है अगर वो दांतों के नस तक पहुंच गई है तो हमें दांत के नस को एनी हाउ डेड करना पड़ता है। तो एक इसका एक लेमन टर्म में आपको बताऊं कि आप एक तरीके से रूट कैनाल में दांत को डेड कर देते हो। जब हम दांत को डेड कर देंगे तो उसमें कोई भी सेंसेशन या दर्द नहीं होगा। तो रूट कैनाल एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है दांत को सेव करना, और इसीलिए पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बोलते नहीं रूट कैनाल नहीं कराना है क्योंकि मैडम उसमें बहुत दर्द होता है। बट आजकल जैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं सिंगल विजिट आरसीटी, आजकल बहुत चल रही है सिंगल विजिट आरसीटी, क्योंकि पेशेंट आता है उसको 3 से 4 बार आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम आप अपने क्लिनिक पे सिंगल विजिट आरसीटी करते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में भी करते हैं। वो एक दिन में अगर एक दांत का ट्रीटमेंट मैं बोलूँ आपको तो आधे घंटे में हम रूट कैनाल विद फिलिंग कर देते हैं पेशेंट का, और टोटली पेनलेस प्रोसीजर होता है। क्योंकि आपने कॉस्ट का भी बात किया, थोड़ा सा वो मतलब है, बहुत लोग उसको कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं, उनको जाता है कि नहीं कितना लगेगा कैसा है, तो अगर उसको भी बताया आपकी क्या रेंज होते हैं, मे बी आपके यहाँ कम हो बट बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरे डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं, तो उनको एक आइडिया रहे कि नहीं क्या कॉस्ट है, क्योंकि आपने टाइम बता दिया कि टाइम आधे घंटे से 1 घंटे एक टीथ का लगता है। दूसरा है कि पेनलेस नहीं है क्योंकि पहले के इक्विपमेंट्स में अब के इक्विपमेंट्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, आसानी से हो जाता है, पेनलेस हो जाता है, बट कॉस्ट एक फैक्टर होता है। तो अगर उसको आप बता दें कि कितना आता है, एक रेंज अगर आप बता दें। एक आरसीटी का कॉस्ट लगभग, अगर मैं अपने इधर एरिया का बात अगर बताऊं, जैसे यूपी में जो चार्जेस चल रहे हैं वो बोलना बहुत मुश्किल है कि किसके क्या चार्जेस हैं, एक रेंज, क्योंकि हर डॉक्टर अपना रेंज लेके चलता है, सबका अपना अपना चार्जेस होते हैं, बट एक मीडियम रेंज जो है वो 5 to 8,000 वैरी करता है फॉर आरसीटी। ठीक है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट को अगर डिले करते हैं तो क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, और उसके बाद फर्दर प्रोसीजर क्या होते हैं, अगर उसके बारे में? अगर एक टाइम को आके अगर रूट कैनाल नहीं कराया जाता है दांतों में तो दांतों में सड़न और बढ़ती है जी। फिर एक ही हमारे पास ट्रीटमेंट बचता है, वो है टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना। फिर एक ही ऑप्शन बचता है, दांत निकालना। और वो कितना इजी, कितना डिफिकल्ट है लोगों के लिए? डिफ़िकल्ट, देखिए कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, आजकल सारे ट्रीटमेंट पेनलेस ही हो रहे हैं। अगर रूट कैनाल हम लोग अंडर लोकल एनेस्थीसिया कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन भी अंडर लोकल एनेस्थीसिया ही कर रहे हैं, तो एक्सट्रैक्शन भी अब पेनलेस ही हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रैक्शन करवाना है तो बहुत दर्द है उसमें। हाँ, ये है कि रूट कैनाल में अपना ओरिजिनल दांत हम सेव कर सकते हैं, उस पर कैपिंग करके, पर अगर हम रूट कैनाल अवॉइड करते हैं तो हम अपना ओरिजिनल टूथ स्ट्रक्चर खो देते हैं, अपना ओरिजिनल दांत खो देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बचता है आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, डेंटल इम्प्लांट्स। अब दूसरी तरफ जाने से पहले डेंटल इम्प्लांट आपने अलग टर्म दिया है, बट उससे पहले मैं इसके कॉस्ट के बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा कि ये कितना कॉस्टली होता है टूथ एक्सट्रैक्शन, और फिर उसके बाद क्योंकि उसी का पार्ट आएगा डेंटल इम्प्लांट, तो उस पर भी बात करेंगे। डेंटल एक्सट्रैक्शन का ट्रीटमेंट जो चार्जेस है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। वो बहुत डिपेंड करता है टूथ की सिवियरिटी पे, कि टूथ का जो कितना मतलब क्या उसमें कितना डिके है, कितनी मोबिलिटी है। विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन है क्योंकि अधिकतर टाइम विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के चार्जेस ज़्यादा होते हैं नॉर्मल टूथ पोजीशन से। ये विजडम टूथ का केस क्या है, क्योंकि ये मैक्सिमम मुझे लगता है कि सबको एक एज के बाद वो एक्सट्रैक्शन कराना ही पड़ता है, तो क्या है और
इसके पीछे थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बताएं। विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन को लेमैन टर्म में लोग बोलते हैं अकल का दांत। जी। और ये मुझे ऐसा लगता है कि 100 आउट ऑफ 60% ऑफ पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। जी। एक एज आता है जिसमें हमें बहुत दर्द शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आती है, मुंह खुलना बंद हो जाता है। तो किसी किसी में ये दांत पूरी तरीके से जब इसको स्पेस मिलता है तो ये आ भी जाता है, बट किसी किसी में ये दांत एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ता है। बट ये भी ऐसा कोई नहीं है कि पेनफुल प्रोसीजर है, वही सेम बात है कि सब कुछ लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में ही होना है। हाँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस ये हो सकता है, ये भी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्योंकि विजडम टूथ का पोजीशन बहुत डिफरेंट होता है। वो एक्सरे बताता है किस पोजीशन में है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट चार्जेस और ट्रीटमेंट टाइम पर्सन टू पर्सन बहुत वैरी करता है। ओके। तो जो आपने बताया, चाहे वो आरसीटी हो चाहे तो एक्सट्रैक्शन हो, दोनों में पेनलेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक्सट्रैक्शन में थोड़ा टाइम लग सकता है, केस टू केस वो वेरी करेगा। जी। जो नेक्स्ट टर्म आपने बोला डेंटल इम्प्लांट्स का, उसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्या है, क्या प्रोसीजर है, किसके लिए ज़रूरी हो जाता है, कौन अवॉइड कर सकता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे सर्टेन एज के बाद वो सोचते होंगे कि ठीक है। डेंटल इम्प्लांट्स तब प्लान किया जाता है जब हमारे पास दांत नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया में। कभी कभी 50-60 एज वाले भी आते हैं जिनको कंप्लीट कोई दांत नहीं बचे रहते हैं, क्योंकि पहली डेंटिस्ट्री इतनी एडवांस नहीं थी, तो लोग आरसीटी ना कराने की वजह से अपने दांत निकलवाना शुरू कर देते थे। अगर दांत में दिक्कत आई है तो ट्रीटमेंट एक ही होता था कि दांत निकलवा दो, जिसकी समस्या अब उनको होती है, क्योंकि एक 60 इयर्स के एज में आके अगर आप खा पी नहीं पाओगे तो आपकी हेल्थ वैसे ही बहुत डाउन हो जाती है। तो उन केसेस में डेंटल इम्प्लांट्स बहुत ज़रूरी होता है, फिक्स, जिसको लोग आके बोलते हैं कि हमें फिक्स दांत लगवाना है। पर अगर दांत नहीं है हमारे पास कोई सपोर्ट के लिए, तो हम ब्रिज भी नहीं लगा पाते हैं, हम रूट कैनाल करके कैपिंग भी नहीं कर पाएंगे उसको, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट भी अंडर लोकल एनेस्थीसिया होता है। इसमें हम पहले तो डेंटल इम्प्लांट करने के पहले सीबीसीटी स्कैन करवाते हैं, बोन की डेंसिटी, क्वालिटी सब कुछ चेक करना होता है, और शुगर, हाइपरटेंशन सब कुछ नज़र में रखते हुए ही डेंटल इम्प्लांट प्लान होता है। और ये भी टोटली पेनलेस प्रोसीजर है और बहुत ही एडवांस और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मुझे डेंटल इम्प्लांट्स लगता है, अगर आपके पास दांत नहीं है तो। जी। तो इसमें कितना टाइम लगता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड करेगा कि अगर आप किसी का एक है, दो है या किसी का पूरा है, तो उसमें फिर भी एक एवरेज टाइम क्या लगता होगा? ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कितने इम्प्लांट करवाने हैं। कभी कभी अगर हमारे लाइक फॉर एग्जांपल एक मोलर अगर मिसिंग है, एक मोलर मिसिंग है, तो पहले तो लोग ब्रिज करवाते थे, ब्रिज सिस्टम चलता था, अगल बगल की दांत से सपोर्ट लेके हमने ब्रिज बना दिया। बट अभी आपको आगे पीछे के दांत को टच करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे टूथ मिसिंग है वहीं पे डेंटल इम्प्लांट बढ़ता है, फिर 3 महीने बाद कैप लग जाता है। और इसका वो टाइम अगर एक डेंटल इम्प्लांट डालना रहे तो 15 to 20 मिनट्स। ओके। नॉर्मल तो हमने कर लिया कि एक जो सिंपल प्लेन है, अभी उसके बाद जो आता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि हम अपने आप को खुद, अपने जो डेंटल हेल्थ हो या ओरल हेल्थ हो, उसको ख़राब कर लेते हैं। उसमें गुटखा और पान मसाला सबसे बड़ा केस है। तो ये कितना हानिकारक है लोगों के दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, अगर उसके बारे में बताएं। और अगर जो खा रहा है, नहीं छोड़ रहा है, उसके भी फायदे की बात करेंगे कि वो कैसे एटलीस्ट थोड़ा बहुत सावधानी बरत के बचा सकता है अपने दांतों और मसूड़ों को। जो भी पान मसाला, गुटखा, ये सब खाने की जिनकी भी आदत है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि उनको बीमारी से बचा सकती है। जी। और दूसरी चीज़ ये कि लोग बोलते हैं कि गुटखा पान मसाला खा रहे हैं पर ब्रश तो हम 2 बार कर रहे हैं मैडम। बट गुटखा पान मसाला खाने के बाद 2 बार ब्रश करने से एक ही चीज़ सॉल्व हो सकती है, वो ये कि जो भी आपका पान मसाला की वजह से दांतों में भूरापन आना या लालपन आना, जो स्टेन्स बोलते हैं हम, वो कम हो सकता है। पर कभी भी गुटखा पान मसाला से बीमारी को हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे यूपी में पान गुटखा मसाला खाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि 25 से 35 साल के लोगों में ये ज़्यादा है। हमारे यहाँ अक्सर केसेस आते हैं कि मुँह नहीं खुल रहा है, कुछ भी तेल मसाला खाने पे या नमक की भी बहुत चीज़ खाने में हमें लग रहा है मुंह में, तो ये सब गुटखा पान मसाला खाने की ही वजह से है, और जिसकी बीमारी को होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब ऐसे मरीज आपके पास आते हैं तो उनके लिए आपका क्या मतलब, किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है? क्योंकि
ये अलग केस है, एक नॉर्मल केस है जहाँ पे कि मैं कोई टोबैको नहीं खा रहा हूँ या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और मैं मसूड़ों के प्रॉब्लम से या दांत के प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, और एक ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसने कि खुद से उन चीज़ों को इन्वाइट किया हुआ है अगर देखा जाए तो उनके ट्रीटमेंट में और एक दूसरे पेशेंट जो कि विदाउट टोबैको वाला है उसमें क्या कोई डिफरेंस होता है, कैसे? बहुत डिफरेंस होता है। विदाउट टोबैको और विदाउट पान मसाला गुटखा च्युइंग वाले पेशेंट अगर आते हैं तो उनके में नॉर्मल क्लीनिंग से भी उनका गम डिजीज़ जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। बट जो पान मसाला गुटखा खा के आते हैं उनके में अलग तरीके की बीमारी होती है। अगर क्लीनिंग भी अगर हम करते हैं उन केसेस में तो वो एक टाइम के लिए सिर्फ स्टेन्स ही क्लियर होता है और ऐसा कोई बीमारी नहीं ठीक होती है। डेंटल क्लीनिंग से अगर टोबैको या गुटखा पान मसाला का सिर्फ स्टेन्स हटेगा, कोई बीमारी नहीं उससे हटेगी। उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, अलग मेडिसिन चलती हैं जिसके लिए हमारा रेफरेंस अलग होता है। अब अगले वर्जन में चलते हैं कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी आप करती हैं, स्किन केयर स्पेशलिस्ट भी हैं, तो ये पीआरपी और जीएफसी काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्या है, किसके लिए है, अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। पीआरपी सभी के लिए है, पीआरपी और जीएफसी दोनों सभी के लिए है। जिसको भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे हेयर फॉल का है, टेक्सचर हेयर का बहुत कम हो गया है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, स्किन में ग्लो नहीं है, फेस पे ग्लो नहीं आ रहा है, एक्ने स्पॉट है या स्किन लूज हो रही है, तो उनके लिए पीआरपी जीएफसी ट्रीटमेंट है। ये बहुत ही अच्छा कॉस्मेटिक प्रोसीजर है और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें किसी भी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं होता है। पेशेंट के ही ब्लड से हम प्लाज्मा लेके पेशेंट में ही हम इंजेक्ट करते हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है क्योंकि ये न्यू कोलाजन बनाना शुरू करता है। ये न्यू कोलाजन बनाना शुरू करता है। ये बहुत ही अच्छा, इसके 4 to 5 विजिट लगते हैं, इसके फॉलोअप्स होते हैं, बट रिजल्ट पेशेंट को 1 to 2 सेटिंग में ही आना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारी गलतफहमियां हैं, इवन आपने जो बोला कि नहीं लोग ब्यूटी पार्लर जाना और वहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ें कैसी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है क्योंकि लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो एक टर्म यूज होता है कि नहीं तुरंत से सुंदर दिखना होता है, वो प्रोसेस फॉलो करना नहीं चाहते। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो रियल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है उसको मिस सेल किया गया है कि नहीं वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जिसका कि आपको साइड इफेक्ट होगा। तो वो मिसकॉन्सेप्शन को आप कैसे देखते हैं और उसको कैसे दूर कर सकते हैं? ये हम लोग डेली ही देखते हैं। अगर हमारे क्लिनिक पे कोई पेशेंट फॉर हेयर फॉल एंड हेयर डैंड्रफ के लिए आता है कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा स्कैल्प में हो गया है, तो वो किसी भी सैलून या पार्लर में जाके वहाँ ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा अच्छा समझता है। और अगर उनको कुछ बोलते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि अरे नहीं, कुछ तो मतलब मेडिसिन हम ले रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के ही सारी चीज़ें ठीक होती हैं। और कॉस्मेटिक में देयर इज़ नो यूज़ ऑफ केमिकल्स। जो भी चीज़ें होती हैं, अगर पीआरपी जीएफसी की अगर मैं बात करूं तो ये तो बिल्कुल भी आप समझ लो हार्मलेस कोई एक प्रोसीजर है। पेशेंट का ही ब्लड है, बस पेशेंट का ही ब्लड से प्लाज्मा हम निकालते हैं और पेशेंट के स्कैल्प में और फेस में इंजेक्ट करते हैं इसमें। और हाँ, एक स्किन केयर हेयर केयर रूटीन फॉलो करता है जो कि हर एक इंसान करता है। एक अच्छा शैम्पू, एक अच्छा कंडीशनर, एक फेस वॉश, एक मॉइस्चराइज़र, एक सनस्क्रीन, बस ये चीज़ें हम फॉलो करने के लिए बोलते हैं। और इसमें पीआरपी जीएफसी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये बहुत एडवांस एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि धीरे धीरे आने वाले समय पे, इंडिया में थोड़ा समय लग रहा है अभी इस चीज़ को, इंडिया में है बट अभी अपने यूपी पूर्वांचल साइड में इसको समय लग रहा है। बट जिस दिन इसके रिजल्ट्स अगर लोग देखेंगे तो दिस इज गुड देन सैलून के पार्लर और फेशियल से तो बहुत ही अच्छा है। समझ गया। कितना इफेक्टिव होता है हेयर फॉल को रोकने में, या जो एक्ने होता है आपने बोला कि वो भी थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कितना इफेक्टिव होता है? ये टोटली डिपेंड करता है पेशेंट के लाइफस्टाइल पे। हमने तो जीएफसी कर दिया, बट अगर किसी को स्मोकिंग हैबिट है, किसी को अल्कोहल की है, अल्कोहल कोई ले रहा है, किसी का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिस्टर्ब है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, 3 घंटे की नींद, 2 घंटे की नींद, कोई डाइट नहीं मेंटेन है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो इस पे तो फिर पीआरपी जीएफसी क्या कोई भी मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क नहीं करती। अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो एक्ने के लिए हो या आपका मिलाज्मा के लिए हो या हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लाइफस्टाइल मेंटेन करना। लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमने एक्ने के लिए अगर आपको ट्रीटमेंट दिया पर आप बाहर का ऑयली फूड खा रहे हैं या आपकी एकदम हैबिट मेंटेन नहीं है, तो फिर वो इट विल नॉट वर्क।
एक तरफ से दवा ले रहे हो और दूसरी तरफ से आप उन्हीं चीज़ों को आप उन्हीं बढ़ाने के लिए चीज़ों कर को रहे हो। एग्जैगरेट कर रहे हो तो फिर वो वर्क नहीं करने वाला है फिर। और दूसरा जो आपने बोला कि वो अभी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल में नहीं है, मुझे लगता है कि बड़े शहरों में भी लोग अभी इसको एज अ सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट या उन्हीं के लिए ये चीज़ें मानी जाती है। बहुत कम ही है जहाँ पे कि लोग रेदर देन सैलून और ब्यूटी पार्लर जाने के डायरेक्टली डॉक्टर्स के पास जाए, आप जैसे डॉक्टर्स के पास जाए और सही सलाह ले और आगे बढ़े। अब आते हैं दूसरा जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर के क्रीम्स के एड्स आते हैं, लगाओ गोरे हो जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सारी चीज़ें हैं। कितना इफेक्टिव होता है आपको, मतलब अगर आप डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से फेयरनेस क्रीम कितना इफेक्टिव है किसी के लाइफस्टाइल में? पहली बात तो मैं ये फेयरनेस क्रीम पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं फॉर फेयरनेस पर्पस की मुझे गोरा होना है, मेरा सिर्फ एक ही सजेशन रहना है कि स्किन कलर सबका अलग होता है। कोई बहुत फेयर होता है, कोई डल होता है, कोई वाइटिश, कोई ब्रिटिश कलर में होता है। बट मेरा सिर्फ ये सजेशन होता है कि कलर कॉम्प्लेक्शन चाहे जैसा भी हो, स्किन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अपनी स्किन क्वालिटी को मेंटेन करने पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, ना कि हम गोरा होने पे, क्योंकि ऐसी कोई भी क्रीम नहीं है जो, ऐसा कोई भी फेयरनेस क्रीम नहीं है जो आपको गोरा बना दे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को सन टैनिंग की वजह से टैनिंग हुआ है, या एक्ने स्पॉट की वजह से, या बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं कि आप बाहर काम कर रहे हो धूप में, आप स्पोर्ट्स में हो, आपको टैनिंग, तो वो ट्रीटमेंट से आपको आपके एक्चुअल स्किन टेक्सचर पे ले आ सकता है, स्किन कलर पे ले आ सकता है। बट ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी है जो आपको बिल्कुल गोरा कर दे। लगाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, गर्मियों का समय है और टैनिंग क्योंकि बनारस में है, यहाँ पे धूप बढ़ चढ़ के होती है। सनस्क्रीन का लोग, अभी बच्चे भी बात करते हैं, नहीं सनस्क्रीन लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है। इफेक्टिव है, नहीं है, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। और एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि सनस्क्रीन हमें तभी लगाना चाहिए जब हम सन के एक्सपोजर में जा रहे हैं, जो कि रियलिटी ये है। स्पेशली अगर हम लोग फीमेल्स को देखें तो फीमेल्स में मेलाज्मा का प्रॉब्लम बहुत है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम बहुत होता है, क्योंकि वो लोग घर में कुकिंग भी करते हैं। हमारे स्किन पे सनस्क्रीन ऑल टाइम अप्लाई हो करके रखना चाहिए, चाहे आप सन के एक्सपोजर में जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो। सनस्क्रीन यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये ऊपर अगर लाइट आ रही है तो इससे भी रेज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी हमारे स्किन की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रही है। फीमेल्स हैं, किचन में जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उधर से भी जो आ रहा है सब, वो भी स्किन डैमेज कर रहा है। तो सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है सनस्क्रीन, जो कि सबके दिमाग में एक मिथ बना हुआ है कि सनस्क्रीन का मतलब होता है कि जब सन के एक्सपोजर में जाएंगे तभी लगाएंगे। और सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बट हाँ, सनस्क्रीन खरीदने के पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना इफेक्टिव है, किस ब्रांड का आप लगा रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत तरह तरीके के ब्रांड चल गए हैं जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके उनके रेफरेंस पे जो आपको सनस्क्रीन बताया जा रहा है, आप उसको यूज़ करिए। इसमें दो क्वेश्चन मेरे और हैं। एक है कि उसमें कोई तो आई एम मिसिंग द नेम, उसमें आता है 20, 40 SPF, यस। सो वो किसके लिए है? उसमें क्या वो एज पे वेरी करता है, स्किन पे वेरी करता है, कैसे? वो वेरी करता है कि आप कितने एक्सपोजर में हो। अच्छा। जैसे SPF 50 मतलब ऐसे ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, अगर, क्योंकि आजकल बहुत धूप हो गई है, गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा होती है, और धूप भी होता है, साथ साथ में पोल्यूशन, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसके लिए SPF 50 ही रिकमेंडेड है। बट वही मैंने बात बोली कि आप अगर सनस्क्रीन खरीद रहे हो तो हर ब्रांड ने SPF 50 ही ले रखा है, बट क्या वो वाकई SPF 50 है और वो अपना काम कर रहा है, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो उनका कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे। और क्या ये SPF एज पे भी डिपेंड करता है? लेट्स सपोज, क्योंकि लोग बोलते हैं कि बच्चों को कम SPF वाले क्रीम्स लगाने, सनस्क्रीन लगाने चाहिए। हाँ, एज पे भी डिपेंड करता है। अगर बच्चे हैं तो SPF 20-30 का भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मल अगर 20+ हैं तो SPF 50 इज़ रिकमेंडेड। ओके। अब आते हैं हेयर पे, क्योंकि फेस तो हो गया। हेयर ग्रोथ में क्या ये जो ऑयल्स का आता है कि नहीं, काले घले लंबे बाल, क्या तेल से होता है? बहुत सारे तेल के बहुत सारे प्रचार होते हैं, तो वो कितना इफेक्टिव है? हेयर ऑयल कभी भी हेयर ग्रोथ नहीं कराता, मतलब न्यू हेयर ग्रोथ हेयर ऑयल से नहीं आता है। हेयर ऑयल आप बाल, जो आपके अपने मौजूदा बाल हैं उसको आप मॉइस्चर देगा,
उसको कंडीशन करके रखेगा, बट हेयर ऑयल से कभी भी न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होता है, एक मेंटेनेंस पर्पज से। क्योंकि जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं, हम मसाज देते हैं अपने स्कैल्प में, जब मसाज देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उससे चीज़ें हैं। बट जो लोगों के अंदर ये है कि नहीं, एकदम भर भर के हेयर ऑयल लगाना है हफ्ते में 3-4 दिन, जिससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ओके, लेकिन क्या लेंथ में हेल्प करता है? हाँ जी, लेंथ में हेल्प इसलिए करता है क्योंकि नरिशमेंट मिलती है। ओके। जैसे हम पौधे में पानी देते हैं तो पौधा बढ़ता है, वैसे ही अगर हम हेयर ऑयल यूज करते हैं तो लेंथ बढ़ती है, बट न्यू हेयर के आने में हेयर ऑयल का कोई ऐसा नहीं है कुछ भी। डेली हेयर ऑयल लगाने से, खासतौर से मेल के लिए, फीमेल तो डेली लगाते ही नहीं है, बट मेल अगर डेली हेयर ऑयल लगा रहा है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट है, बेनिफिट्स है, क्या है? साइड इफेक्ट्स ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट डेली हेयर ऑयल किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक मोर देन इनफ होता है, बट डेली नहीं। क्योंकि हेयर ऑयल से कभी कभी डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, आपके फोरहेड पे एक्ने, क्योंकि फीमेल्स हमारे यहाँ आती हैं, मेल्स भी आते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है फोरहेड पे। उसका रीज़न ये होता है कि वो ऑल टाइम ऑयल लगा के, और गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। शैम्पू मेल के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वीकली? अगर लगाना है तो क्या डेली लगाना है, अल्टरनेट डे पे लगाना है, ऑल्टरनेट डेज पे। अल्टरनेट डेज पे लगाना ऑल्टरनेट डेज चाहिए? पे, हाँ। ओके। अगर कोई वीकली वंस लगा रहा है तो मतलब, अगर नहीं लगा रहा है, रेगुलर बेसिस पे नहीं लगा रहा है, 15 डेज पे लगा रहा है, या नहीं ही लगा रहा है, शैम्पू नहीं लगा रहा है, वो अगर नहाने वाले साबुन से ही बाल धुल रहा है, उसके क्या साइड इफेक्ट है, मैं वो भी जानना इसके तो बहुत ही साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि अब बात वही होती है ना कि लोगों की समस्याएं हैं, हेयर फॉल, डैंड्रफ, इची स्कैल्प, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ इन्हीं वजह से है। क्योंकि मेल्स में रेगुलर क्या होता है कि फीमेल्स तो फिर भी मेंटेन करके चलती हैं कि एक शैम्पू, कंडीशनर, मास्क उनके पास होता है, बट मेल्स में सबके घर में समस्या होती है कि जो भी सोप लिया या किसी का भी लिया तो बस लगा लिया, बट थोड़ी केयर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेयर्स। तो अगर शैम्पू नहीं लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि कम से कम साबुन भी ना लगाएं, वो नहाने वाला साबुन सर में तो ना ही लगाए, राइट? नहाने वाला साबुन तो नहीं लगाना चाहिए, पर शैम्पू लगाना चाहिए एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे। अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो वीक में 2 डेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, आते हैं कुछ टिप्स पे। ऐसी क्या चीजें हैं जिसको फॉलो कर करके, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने हेयर को या फेस को थोड़ा सा सेफ रख सकता है, चाहे वो एक्ने हो चाहे डैंड्रफ हो, अगर उसके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहें? एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके, अपना स्लीप पैटर्न जो है वो कम से कम 7 to 8 आवर्स का रख के, और एक सिर्फ बेसिक जो नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि हम लोग सब लोग एक फेस वॉश सब लोग यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजर सब लोग यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन सब लोग यूज़ करते हैं, साथ में एक अच्छा सीरम फेस के लिए इंक्लूड करके स्किन को बहुत अच्छे से, पहले आपको अपनी स्किन, आपकी स्किन क्वालिटी क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसको सीधा ऑनलाइन या शॉप से जाके खरीद लेते हैं, विदाउट नोइंग कि हमारे स्किन पे ये क्या काम करता है, हमारी स्किन क्वालिटी क्या है। क्योंकि अगर एक ब्रांड का शैम्पू अगर आपके हेयर में काम कर रहा है, एक फेस वॉश आप पे काम कर रहा है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमारे पे भी काम हो। तो पहले अपने हेयर की क्वालिटी और अपने स्किन की क्वालिटी जानना बहुत ज़रूरी है। उसको जानने के बाद आपको क्या क्या पैटर्न फॉलो करना है, कौन सा फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड सीरम, ये 4 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फेस के लिए। एंड देन एक अच्छा क्वालिटी का शैम्पू एंड कंडीशनर आपके हेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो बेटर यही होगा कि अगर आप अपना स्किन और हेयर बेटर रखना चाहते हैं तो रेदर देन कि आप बगल वाले को या इंस्टाग्राम रील्स देख करके कोई प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं, उससे अच्छा है कि लाइफ में एक बार 2 बार आप डॉक्टर को विजिट कर लें, उनसे समझ लें कि नहीं आपके स्किन के लिए कौन से क्रीम्स, क्या सीरम्स बेटर होंगे, और सिमिलरली हेयर के लिए क्या शैम्पू यूज करना है, और उसके बाद आप शायद से वो लाइफ टाइम नहीं तो 2-4-5 साल के लिए तो फ्री हो जाते हैं। तो रेदर देन कि ये सारी सुनी सुनाई चीज़ें या बगल वाले की चीज़ों को यूज करने से अच्छा है डॉक्टर्स को विजिट करें और फिर वो चीज़ें यूज करें, राइट? एक छोटा सा टॉपिक छोड़ गया था, मुझे लगता है बच्चों के दांत का बहुत प्रॉब्लम होता है, न्यू बॉर्न होता है तब से लेकर के, क्योंकि 6-8 महीने में आ जाता है, फिर वहाँ से लेकर के अगर बच्चों के दांत के देखभाल के बारे में आप कुछ बताना चाहें तो? बच्चों के दांत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, और 6 साल तक के जबकि होते हैं, तो उनके में कैविटी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, इसलिए क्योंकि रात में दूध पिला के
पेरेंट्स उनको डायरेक्ट सुला देते हैं। बस एक पैटर्न फॉलो करना है कि कॉटन को वाटर में डिप करके बच्चों को सुलाने के पहले ब्रश करा दे। अगर वो ब्रश नहीं कर रहा है बच्चा, अगर कोई है कि नहीं ब्रश नहीं करना है, तो एटलीस्ट कॉटन से उसके टूथ को क्लीन कर दिया जाए। कब फिर कैविटी, देखिए कैविटी किसी को भी लग सकती है, बट हाँ अगर हम उसको बचा के चले, प्रिकॉशंस लेके चले, तो हम उसको बहुत हद तक उसको बचा भी सकते हैं। क्योंकि बच्चों में आजकल कैविटी के बच्चों का ट्रीटमेंट करना भी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, चेयर पे बैठने में बहुत इधर उधर करने लगता है, तो बच्चों के ट्रीटमेंट करवाने से अच्छा है कि पेरेंट्स थोड़ा सा उनके हाइजीन पे बस फोकस करें, तो एटलीस्ट आने वाले समय पे उनके दांत खराब होने से बचेंगे। बड़ों के लिए जितना हानिकारक मुझे लगता है टोबैको है, खासतौर से दांत की बात कर रहा हूँ, बाकी तो वैसे टोबैको के बहुत सारे ये है, कैंसर भी हो सकता है, बट बच्चों में चॉकलेट को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे केयर किया जाए, जिससे कि अगर बच्चा चॉकलेट खा भी रहा है तो भी दांतों की प्रॉब्लम से बचा जा सके। बच्चा अगर चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट खाने के बाद उसको इमीडिएटली ब्रश करने के लिए बोल दिया जाए, क्योंकि चॉकलेट स्टिकी होते हैं, वो दांत में कहीं ना कहीं जाके स्टिक कर जाते हैं। खाने के बाद वो स्टिक रहता है, तो उसके बाद ही वो क्या करता है ना कि वो धीरे धीरे, क्योंकि अगर रोज खा रहा है बच्चा तो कैविटी में डेवलप कर जाता है। या अगर बच्चे की चॉकलेट खाने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, रोज है, तो पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वीक में एक दिन दे, या कुछ ऐसा उसके ऑल्टरनेटिव में कुछ ऐसा ड्राई फ्रूट्स, या बहुत सारी चीज़ें आजकल अच्छी अच्छी भी चीज़ें आ गई हैं, ड्राई फ्रूट्स के बने हुए चॉकलेट्स रहते हैं, वो सब दे। बट क्योंकि चॉकलेट जाके दांतों में स्टिक करता है, वही डेवलप कर जाता है कैविटी में। समझ गया। आप 7 सालों से हैं इस प्रोफेशन में, कोई ऐसा केस जहां पे आपको लगा हो कि नहीं यार दिस इज समथिंग स्पेशल फॉर मी, ऐसा एक कोई स्पेशल केस जिसके बारे में? मेरे लिए तो सारे केस ही स्पेशल होते हैं। हाँ, 4 साल आई गेस 4.5 ईयर्स पहले मैंने एक दादी का ट्रीटमेंट किया था, फुल माउथ उनका केस किया था। वो मेरे लिए बहुत ही मतलब इमोशनल था, क्योंकि वो मतलब मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे बता भी नहीं सकती हूँ। बट हाँ, बहुत मेरे लिए सारे केसेस ही बहुत वो रहते हैं, बट उनका केस मेरे लिए था जो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। ठीक है, नहीं बस ये था कि नहीं एक सेंस ऑफ जो आता है ना, हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन आता है कि नहीं यार मेरे प्रोफेशन में रहते हुए मैंने ऐसे भी केसेस किए हैं जहाँ पे कि एक सुकून मिलता है। आपका अपना क्लिनिक स्टार्ट किए हुए बहुत ही कम समय हुआ है, यहाँ का कोई स्पेशल केस जिसको डिस्कस करना चाहे आप? हाँ, एक केस ऐसा है, क्योंकि अभी क्लिनिक अपनी खुद की ओपन किए बहुत कम समय हुआ है, बट एक केस ऐसा है, पेशेंट हमारी जौनपुर से आई हुई थी। वो पिछले 1.5 से 2 साल से अपना स्किन के लिए, फेस के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी, और काफ़ी सारे टेस्ट, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत खर्चे उन्होंने कर लिए थे। बट मेरे नॉर्मल स्किन केयर रूटीन से, अपने स्किन को कैसे केयर करना है, आप धूप में जा रहे हो तो कैसे बचना है, अपनी स्किन हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, उनको जो रिजल्ट 1.5 से 2 साल में नहीं आया, उनको मेरे ट्रीटमेंट से रिजल्ट विद इन 1 मंथ आया था। तो जब वो 1 महीने के बाद हमारे यहाँ आई, तो मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी। और वो जब हमारे यहाँ आई थी तो उनका एक रिक्वेस्ट भी था कि उनको कहीं शादी में जाना था 1 महीने बाद, मुंबई उनको शादी में जाना था। तो शी वॉज लाइक कि मैडम मेरा एक ऐसा कर दीजिए कि हम एटलीस्ट शादी में जा पाए, क्योंकि उनका चेहरा बहुत खराब हो गया था। बट अभी 1 मंथ के बाद उनका 90% फेस जो है एकदम रिकवर हो गया है। तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही खुशी हुई उसको ट्रीट करके। नहीं, सबसे बड़ा डॉक्टर के लिए या किसी भी प्रोफेशन में सुकून ये होता है कि नहीं जो काम पे आपने एफर्ट डाला और उसका रिजल्ट सामने जिसके ऊपर गया वो आकर के आपको बताता है और दिखता है। अब हम रैपिड फायर करेंगे, उसमें 3-4 क्वेश्चन हैं जिसमें कि आपको एक ऑप्शन चूज कर लेना है। ब्रश कब करना ज्यादा इफेक्टिव है, सुबह में या सोने से पहले? अगर एक ही बार करना चाहे कोई तो सुबह। लेकिन रात में करना कितना जरूरी है, अगर उसको भी? रात में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में हमारे बैक्टीरिया बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हम सो रहे होते हैं। तो जो भी हम खाते पीते हैं कभी, और अक्सर हमारी इंडियन फैमिलीज में खाने के बाद मीठा बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो रात भर बैक्टीरिया अपना रात में ही ज़्यादा काम करता है। तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप रात में ब्रश करो, पर अगर आपके पास नहीं है टाइम तो सुबह तो ब्रश करना ही करना है। समझ गया। मिठाई या कोल्ड ड्रिंक ज्यादा क्या नुकसानदायक है दांतों के पॉइंट ऑफ व्यू से? कोल्ड ड्रिंक ज्यादा है, क्यों? अगर छोटा सा, क्योंकि एसिडिक होता है वो, कहीं ना कहीं मीठा भी दांतों के लिए, देखिए मीठा और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही हानिकारक है। जैसे कि आपने पूछा ज्यादा कौन हानिकारक है, तो वो कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वो दांतों को इरोड करता है।
हमारे इनेमल को वीक कर रहा है, क्योंकि उसमें एसिडिक सब्सटेंस है वो, तो कहीं ना कहीं वो दांतों को की परत को जो है एक तरीके से बोले कि घिस रहा है धीरे धीरे। समझ गया। आरसीटी या टूथ एक्सट्रैक्शन, दोनों में क्या चुने? रूट कैनाल, आरसीटी। पहले ही उपाय कर ले, दांत बचा ले। आरसीटी। समझ गया। एक ओवरऑल मैसेज अगर आप देना चाहें, खास तौर से डेंटल केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किन केयर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या रूटीन लोग फॉलो करें? शॉर्ट में एक ऐसा मैसेज जिससे कि कम से कम वो गलत आदतें या छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके वो अपनी इन चीज़ों को बेहतर कर सकें। लोगों की प्रॉब्लम आजकल ये है, अगर हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो कहते हैं मैडम टाइम नहीं मिलता है, बट मेरे हिसाब से सबको ही 24 घंटे का समय मिलता है, और अगर 24 घंटे में से अपने लिए अगर हम 1 घंटे का समय नहीं निकालते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अगर डेंटल की बात करूँ, डेंटल प्रॉब्लम्स की बात करूँ, अगर आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम्स मिल रहा है अपने दांतों से रिलेटेड कि नहीं ब्लड आ रहा है या दर्द हो रहा है या ठंडा पानी पी लेते हैं, एज सून एज पॉसिबल अपने डेंटिस्ट को विजिट करें। और दूसरा चीज़, अगर आपके फेस और हेयर में कोई दिक्कत आ रही है, हेयर फॉल है, क्योंकि हेयर फॉल शुरू होता है धीरे 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 बाल्डनेस पे आता है इंसान, पर अगर जैसे ही आपको लगता है कि नहीं अब मेरा लिमिट से ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो गया, क्योंकि कुछ % बाल तो सबके ही गिरते हैं, पर अगर ज़्यादा आपको समस्या हो रही है और स्किन का इशू बहुत ज़्यादा है, मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, एक्ने का इशू है, तो बढ़ने से पहले आप पहले डॉक्टर के पास जाएं, अच्छा सजेशन उनसे लें, अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, तो एटलीस्ट आप इन छोटी छोटी चीज़ों से बचे रहोगे। समझ गया। तो मोटा मोटी अगर ये देखा जाए कि अगर आपको थोड़ी सी भी इशू फील होती है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो या डेंटल से हो, सबसे पहला काम करिए आप डॉक्टर एक बार विजिट कर लीजिए। मुझे लगता है 1-2 विजिट में आपका लाइफ टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपके लिए अच्छी हैं। आप आई हमारे चैनल पे, खुल करके बात किया। आगे भी हम कोशिश करेंगे आपसे किसी और टॉपिक पे भी बात किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते।